दोस्तों कुछ दिन पहले मैं आप लोगों को एक वीडियो के माध्यम से बताया था कि किस तरीके से भारत में अलग अलग एनालिस्टों का मानना यह है कि भारत को अपने नेक्स्ट एयरक्राफ्ट कैरियर को लेकर फ्रांस के साथ भी बातचीत करना चाहिए, क्योंकि फ्रांस की तरफ से अपने नेक्स्ट जनरेशन के एयरक्राफ्ट कैरियर मतलब PANG एयरक्राफ्ट कैरियर को लेकर काम शुरू किया जा रहा है। और ऐसे में अगर भारत और फ्रांस मिलकर एक साथ नेक्स्ट जनरेशन के एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर काम करता है तो इससे दोनों देशों के ही एयरक्राफ्ट कैरियरों की जरूरतों को जहाँ पे पूरा किया जा सकेगा, तो वहीं पे ये जो एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर काम है इसे और आसान किया जा सकेगा। और दोस्तों इन खबरों के दरमियान अब रिपोर्टों में दावा किया जा रहा है कि फ्रांस के तरफ से अपने नेक्स्ट जनरेशन के एयरक्राफ्ट कैरियर मतलब PANG एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर एक तरीके से काम शुरू कर दिया गया है। मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक फ्रांस के डिफेंस प्रोक्योरमेंट एजेंसी मतलब डायरेक्टर जनरल ऑफ आर्मामेंट के तरफ से हाल ही में ही फ्रांस के लॉन्ग वेटिंग न्यूक्लियर पावर नेक्स्ट जनरेशन के एयरक्राफ्ट कैरियर प्रोजेक्ट के लिए जो लॉन्ग लीड आइटमों का आवश्यकता होता है उसे लेके एक ऑर्डर प्लेस किया गया है। यहाँ पे आप लोगों के जानकारी के लिए बता दूं कि लॉन्ग लीड आइटम मतलब ऐसे इक्विपमेंट जो कि एयरक्राफ्ट कैरियर के एक्चुअली कंस्ट्रक्शन से पहले निर्माण करना अति आवश्यक होता है। और दोस्तों रिपोर्ट में ये भी दावा किया जा रहा है कि ये जो PANG एयरक्राफ्ट कैरियर है असल में ये फ्रांस के एक नेक्स्ट जनरेशन का ऐसा एयरक्राफ्ट कैरियर होगा जो केवल मात्र एक सुपर कैरियर के दर्जे पे ही नहीं जाएगा, बल्कि ये न्यूक्लियर पावर एयरक्राफ्ट कैरियर भी होगा। इसी एयरक्राफ्ट कैरियर का उपयोग करके फ्रांस के द्वारा अपने बेड़े से चार्ल्स डिगॉल एयरक्राफ्ट कैरियर को भी रिटायर किया जाना है। मीडिया रिपोर्टों में यह भी दावा किया जा रहा है कि फ्रांस के DGA के तरफ से असल में 30 अप्रैल के दिन यह अनाउंसमेंट किया गया है और इस अनाउंसमेंट के अंतर्गत PANG एयरक्राफ्ट कैरियर के लिए करीब करीब 600 मिलियन यूरो या फिर कहे तो $642.7 मिलियन का एक प्राइमरी कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है। और ये प्राइमरी कॉन्ट्रैक्ट बेसिकली एमओ पोर्ट एविएशन जो कि नेवल ग्रुप का एक ज्वाइंट वेंचर है उसे भी दिया गया है। और साथ ही साथ न्यूक्लियर रिएक्टर के डेवलपमेंट के लिए टेक्निका एटोमा नामक एक कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है ताकि ये जो लॉन्ग लीड एलिमेंटों का आवश्यकता पड़ता है इसके काम अभी से ही शुरू किया जा सके। इवन रिपोर्टों में यह भी दावा किया जा रहा है कि फ्रांस अपने इस एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर एक नेक्स्ट जनरेशन के न्यूक्लियर रिएक्टर का उपयोग करना चाहता है जिसे कि K22 न्यूक्लियर रिएक्टर कहा जा रहा है। और इस रिएक्टर में कई तरीके के आधुनिक सिस्टम्स भी रहेगा जो कि ये जो एयरक्राफ्ट कैरियर है इसे काफी उन्नत बनाएगा। इवन दोस्तों फ्रांस के मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के तरफ से अपने इस एयरक्राफ्ट कैरियर के कंस्ट्रक्शन के प्लान के बारे में भी जानकारी दिया गया है और उनके द्वारा दिया गया बयान के मुताबिक ये जो कॉन्ट्रैक्ट को अंजाम दिया गया है ये असल में एक्चुअल एयरक्राफ्ट कैरियर के कंस्ट्रक्शन के काम से होने से पहले इन कंपोनेंटों का निर्माण करेगा। और आशा किया जा रहा है कि साल 2024 से साल 2029 के दरमियान इन सभी कंपोनेंटों का निर्माण कर लिया जाएगा, जिसका सिंपल मतलब ये है कि साल 2029 के बाद फ्रांस अपने ये मेगा एयरक्राफ्ट कैरियर मतलब PANG एयरक्राफ्ट कैरियर के कंस्ट्रक्शन के काम को शुरू कर सकता है। इवन दोस्तों हर बार की तरह और फ्रांस के हर जहाजों के तरह फ्रांस के कंपनी नेवल ग्रुप को ही इस एयरक्राफ्ट कैरियर के निर्माण का जो प्रमुख जिम्मेदारी है वो दिया जा रहा है। और इवन रिपोर्टों में यह भी दावा किया जा रहा है कि एयरक्राफ्ट कैरियर में इस्तेमाल होने वाले कई तरीके के कंपोनेंटों का भी डेवलपमेंट नेवल ग्रुप के तरफ से किया जाएगा और इन एयरक्राफ्ट कैरियर के एक्चुअल कंस्ट्रक्शन के काम को भी नेवल ग्रुप के तरफ से ही अंजाम दिया जाए। हालांकि दोस्तों एयरक्राफ्ट कैरियर का जो सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है मतलब इसके जो न्यूक्लियर रिएक्टर उसका निर्माण का जिम्मेदारी टेक्निका एटोमा को दिया गया है जो कि एक न्यूक्लियर रिसर्च कंपनी है। और इस कंपनी के तरफ से केवल मात्र न्यूक्लियर रिएक्टर को तैयार ही नहीं किया जाएगा बल्कि इसके डिजाइन और डेवलपमेंट का भी जिम्मेदारी इसी कंपनी को दिया जा रहा है। अब दोस्तों फ्रांस के ये PANG एयरक्राफ्ट कैरियर को अगर देखा जाए तो फिलहाल इसके बारे में ज्यादा कुछ जानकारी पब्लिकली अवेलेबल नहीं है, लेकिन साल 2012-13 के दरमियान पहली बार इस तरीके के एयरक्राफ्ट कैरियर को लेके फ्रांस के अंदर बातचीत शुरू हुआ था। लेकिन एक्चुअली में अगर देखा जाए तो साल 2020 के बाद से ही इस तरीके के प्रोजेक्ट के ऊपर फ्रांस की तरफ से काम शुरू किया गया है। और रिपोर्ट में यह भी दावा किया जा रहा है कि फ्रांस की तरफ से आइदर एक या दो ऐसे एयरक्राफ्ट कैरियर को अपने बेड़े के लिए बनाया जा सकता है। मीडिया रिपोर्टों में दावा किया जा रहा है कि ये जो एयरक्राफ्ट कैरियर है ये करीब करीब 75,000 से लेके 80,000 टन भारी होगा। मतलब करंट जो फ्रांस के चार्ल्स डिगॉल एयरक्राफ्ट कैरियर है उससे करीब करीब दोगुना वजन का होगा। जबकि वहीं पे इसका लंबाई को लेके बताया जा रहा है कि कम से कम इसका लंबाई 310 मीटर मतलब 1020 फीट होगा, जबकि इसका चौड़ाई करीब करीब 85 मीटर मतलब 280 फीट के आसपास होगा। वाटर लाइन में भी इसका चौड़ाई करीबन 40 मीटर के आसपास मतलब 128 फीट के आसपास माना जा रहा है। जबकि इंजन के रूप में इसमें 2 K22 प्रेशराइज्ड वाटर रिएक्टर का उपयोग किया जाएगा, जिनमें से हर एक रिएक्टर 220 मेगावाट या फिर कहे तो 3 लाख हॉर्स पावर जनरेट कर सकता है, जिसके सहारे ये जो जहाज है करीबन 27 नॉट्स मतलब 50 किलोमीटर पर आवर के अधिकतम रफ्तार में ट्रैवल कर सकेगा। और नो डाउट दोस्तों एयरक्राफ्ट कैरियर में न्यूक्लियर पावर रिएक्टर का इस्तेमाल करने के कारण इसका जो रेंज है वो अनलिमिटेड रहेगा और केवल मात्र डिपेंड करता है कि ह्यूमन स्ट्रेंथ कितना है और कब तक इस जहाज के ऊपर सप्लाई बरकरार रहता है, तब तक ये जहाज पानी में रह सकेगा।
जाएगा। वहीं पे दोस्तों ये भी आशा किया जा रहा है कि इतने बड़े आकार के जहाज को कंट्रोल करने के लिए करीब करीब 2000 क्रू मेंबर का आवश्यकता हो और फ्रांस इसमें राफेल एम एयरक्राफ्टों के साथ साथ अपने 6th जनरेशन के एयरक्राफ्ट मतलब फ्यूचर कॉम्बैट एयर सिस्टम को भी डिप्लॉय करना चाहता है। जबकि इसके अलावा चार्ल्स डी गॉल एयरक्राफ्ट कैरियर के जैसे इसमें E-2D हॉकाई NH-60 जैसे हेलीकॉप्टर भी तैनात होगा और आशा ये भी किया जा रहा है कि फ्रांस इसमें बड़े मात्रा में नेक्स्ट जनरेशन के वॉरफेयर के लिए अनमैन एरियल व्हीकलों का भी डिप्लॉयमेंट करेगा। अब दोस्तों एक तरफ जहां पे फ्रांस के एयरक्राफ्ट कैरियर को लेके यूरोप के लिए एक बड़ा खबर आ रहा है तो वहीं पे दूसरी तरफ जर्मनी की तरफ से F-35 फाइटर एयरक्राफ्टों को लेकर जिस तरीके से आगे बढ़ा जा रहा है वो असल में यूरोप के लिए काफी झटका भरा खबर है। मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक जर्मनी की तरफ से अमेरिकी कंपनी लॉकहीड मार्टिन से F-35 फाइटर एयरक्राफ्टों को खरीदा तो गया है, लेकिन जर्मनी यूरोप में असेंबल होने वाले F-35 एयरक्राफ्टों के जगह में अमेरिका में असेंबल होने वाले F-35 एयरक्राफ्टों का चुनाव किया है। अब दोस्तों यहाँ पे आप लोगों के जानकारी के लिए बता दूं कि लॉकहीड मार्टिन F-35 फाइटर एयरक्राफ्टों के एक असेंबली लाइन या फिर कहे तो फाइनल असेंबली एंड चेकआउट फैसिलिटी इटली में भी है और हाल ही में बर्लिन के तरफ से अपने एयरफोर्स के लिए जो F-35A एयरक्राफ्टों को खरीदा गया है असल में बर्लिन के तरफ से इटली में बनने वाले या इटली में फाइनल असेंबल होने वाले एयरक्राफ्टों का चुनाव नहीं किया गया है, बल्कि बर्लिन अपने एयरफोर्स के लिए यूएस में स्थित फाइनल असेंबली एंड चेकआउट फैसिलिटी जो कि टेक्सास में है वही सही एयरक्राफ्टों को खरीदेगा। अब यहाँ पे आप लोगों के जानकारी के लिए बता दूं कि जिस तर्ज पे भारत में आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को आगे बढ़ाया जा रहा है उससे काफी पहले से ही यूरोप में इस तरीके के कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाया जा रहा था ताकि यूरोप के देशों के द्वारा खरीदे जाने वाले हथियारों को एटलीस्ट यूरोप में निर्माण किया जाए ताकि यूरोप में जो जॉब जनरेशन है वो बढ़ सके। हालांकि इसके अलावा अगर देखा जाए तो कई सारे हथियारों के मामले में यूरोप के कई सारे देश ऐसे हैं जो कि आत्मनिर्भर हो चुका है, लेकिन 5th जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्टों के मामले में अभी भी यूरोप अमेरिका के ऊपर डिपेंडेंट है, जिन कारणों की वजह से एटलीस्ट इन एयरक्राफ्टों के फाइनल असेंबली को यूरोप में बनाया गया था। पर बर्लिन के तरफ से इसे लेके एक बहुत बड़ा झटका दिया गया है जो कि शायद कोई भी देश एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। हालांकि यही पे आप लोगों को ये भी जान के रखना चाहिए कि अमेरिका के टेक्सास में जो F-35 फाइटर एयरक्राफ्टों के फाइनल असेंबली हो रहा है वहां पे इन एयरक्राफ्टों के जो कंपोनेंटों का सप्लाई है उसमें से मेजोरिटी कंपोनेंट यूरोप के देशों से ही सप्लाई हो रहा है, जिनमें जर्मनी, ब्रिटेन और इटली जैसे देश भी शामिल है। अब दोस्तों जर्मनी की तरफ से इस तरीके का डिसीजन क्यों लिया गया है इसके बारे में तो कोई जानकारी नहीं है, पर संभावित एयरक्राफ्टों के डिलीवरी के डिले का संभावनाओं को देखते हुए जर्मनी की तरफ से टेक्सास स्थित फैसिलिटी से एयरक्राफ्टों को हासिल करने का बात कहा गया होगा। वहीं पे आप लोगों के जानकारी के लिए ये भी बता दूं कि जर्मनी की तरफ से करीब 35 F-35A एयरक्राफ्टों को यूएस कंपनी लॉकहीड मार्टिन से खरीदा गया है और लॉकहीड मार्टिन के द्वारा इन एयरक्राफ्टों का जो डिलीवरी है वो साल 2026 में शुरू कर दिया जाएगा और ये भी रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि साल 2027 से ये F-35A एयरक्राफ्ट जर्मनी में आना भी शुरू हो जाएगा। हालांकि दोस्तों अगर देखा जाए तो इस दरमियान केवल मात्र जर्मनी की तरफ से ही अमेरिका से F-35 फाइटर एयरक्राफ्टों को परचेज नहीं किया गया है, बल्कि जर्मनी के अलावा यूरोप के कुछ और देश जैसे कि इटली, नीदरलैंड, स्विट्जरलैंड के तरफ से भी F-35 फाइटर एयरक्राफ्टों को खरीदा गया है, लेकिन इन देशों के तरफ से अमेरिकी फैसिलिटी से अधिक तवज्जो अपने यूरोप में स्थित फैसिलिटी के तरफ दिया गया है और ये देश यूरोप में ही बने हुए या फिर कहे तो फाइनल असेंबल हुए F-35 फाइटर एयरक्राफ्टों को हासिल करेगा। जबकि दूसरी तरफ आप लोगों को ये भी बता दूं कि जर्मनी की तरफ से ज्यादा बड़े संख्या में F-35 फाइटर एयरक्राफ्टों को नहीं खरीदा गया है, बल्कि केवल मात्र 35 एयरक्राफ्टों का ही ऑर्डर दिया गया है। जबकि जर्मनी फ्रांस के साथ मिलकर एक 6th जनरेशन के एयरक्राफ्ट को बना रहा है और रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि असल में इन एयरक्राफ्टों के डेवलपमेंट का जो गैप है उसी गैप को फिल करने के लिए ही जर्मनी की तरफ से इन F-35 फाइटर एयरक्राफ्टों को खरीदा जा रहा है। अब दोस्तों आप लोगों को क्या लगता है कि भारत को क्या फ्रांस के साथ मिलकर नेक्स्ट जनरेशन के एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर भी काम शुरू करना चाहिए? कमेंट करके अपनी राय अवश्य दीजिए। दोस्तों आज के इस वीडियो को यही पे ही करते समाप्त। किसी और एक दिन किसी और एक वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।